हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। खबरों को जानना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी खबरों को समझना है, क्योंकि खबर सिर्फ वो नहीं जो हम देख सुन रहे हैं, बल्कि हर खबर के पीछे एक असली खबर भी छिपी हुई है। और इसीलिए मैं पुनीत पाठक आपके साथ इस वक्त करता हूं न्यूज को डिकोड IBS 24 पर। चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास बुलेटिन की, जिसमें आप देखेंगे बड़ी खबरों का हर पहलू। आज शुरुआत छत्तीसगढ़ से करते हैं। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज कांग्रेस प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। सीएम, प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नामांकन के वक्त मौजूद दिखे। तस्वीरें छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जहां आज कांग्रेस प्रत्याशियों ने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने विधानसभा में अपना नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर उनके साथ सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद राजीव शुक्ला ने प्रदेश के मुद्दों को सदन में उठाने की बात कही। मेरा काम होगा कि छत्तीसगढ़ की समस्याएं, छत्तीसगढ़ के मुद्दे, छत्तीसगढ़ की जो जनता की समस्याएं, उनको पुरजोर तरीके से संसद में उठाना। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों पर बाहरी होने का विवाद है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आज सीएम भूपेश बघेल ने इसका जवाब भी दिया। अनेक राज्यों से कैंडिडेट भेजते रहे हैं, ये पहला उदाहरण नहीं है। ये बात सही है कि लोग अपेक्षा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के भी कोई कैंडिडेट जाए। बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा छत्तीसगढ़ में हमेशा से उठता रहा है और कांग्रेस इससे जूझती भी रही है। कहने का मतलब ये कि ये कोई नई बात नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों के ऊपर जीतना तय है, क्योंकि गणित ऐसा है। नजरें उन चेहरों पर टिकी हैं जो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले। अब इन चेहरों के ऊपर ही सारा दारोमदार है जो छत्तीसगढ़ के लिए राज्यसभा पहुंचने वाले। वक्त कुछ अहम मसलों को डिकोड करने का अब है। समझते हैं हम आपको कि किस तरीके से इन मुद्दों को लेकर के ये सदस्य अपनी बात रखेंगे। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के 4 राज्यसभा सांसद होंगे, जिनमें से 3 बाहरी हैं। अब अहम सवाल ये, क्या वो प्रदेश के मुद्दे सही तरीके से उठा पाएंगे? क्या जितना वक्त उन्हें प्रदेश को देना चाहिए वो दे पाएंगे? इन्हें प्रदेश और प्रदेश के मुद्दों को समझने में कितना वक्त लगेगा, ये भी एक बड़ा अहम सवाल। चलिए, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिल पाएंगे, लेकिन अभी इतनी उम्मीद हम कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के ये जो उम्मीदवार हैं, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा पहुंचने वाले जो लोग हैं, वो जोर शोर से तैयारी करते हुए जब राज्यसभा जाएंगे, उच्च सदन पहुंचेंगे, तो जरूर छत्तीसगढ़ के आवाज को बुलंद करेंगे, मुद्दों को उठाएंगे। चलिए, खबरों के लिए अब आगे हम बढ़ते हैं और खबरों के अगले पहलुओं के चर्चा करते हैं। ऐसी तरह मध्य प्रदेश में भी आप देखें, मध्य प्रदेश में भी आज राज्यसभा के जो तमाम सदस्य हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। वहां भी वरिष्ठ नेता जुड़े। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्यों के बीच में MP के 2 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया और बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों का जीतना वहां भी तय है। आज MP की 2 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि ने नामांकन दाखिल कर दिया। जैसा हम आपको बता चुके हैं, इन दोनों उम्मीदवारों का जीतना तय है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जब बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई। वजह ये थी कि दोनों ही प्रत्याशी लो प्रोफाइल के रहे हैं और इनके नाम कभी राज्यसभा या लोकसभा सीट की रेस में सुनाई नहीं पड़े। वो दोनों ऐसी हैं कि उन्हें अब सवाल खड़े करने ही पड़ेंगे। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, पर उनकी मजबूरी है। अब नहीं करेंगे तो पद पर संकट आ जाएगा। कद बड़ा ना सही, पर पद तो बड़ा है उनका। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का ये बयान कांग्रेस के लिए तंज भी है और बीजेपी की नीतियों का बखान भी, जिसमें काफी हद तक सच्चाई भी नजर आती है। तो MP की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों का जीतना वहां भी तय है। इन दोनों प्रत्याशियों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। चलिए, इसको भी समझते हैं कि कैसे ये सब कुछ हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सोच समझकर हमेशा से विरोधियों को सरप्राइज करने का काम किया है।
इस बार भी बीजेपी ने मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटों के ऊपर जिन उम्मीदवारों को उतारा है, उन्हें देखकर के विपक्ष के साथ साथ जो आम जनता है वो भी जरा हैरान रह गई। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जरा आप इसको भी डिकोड कर लें। बीजेपी ने कविता पाटीदार के जरिए मध्य प्रदेश में ओबीसी कार्ड खिला। मध्य प्रदेश में कुल मतदाताओं में 50% ओबीसी समुदाय से आते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव करीब है, सो वहां की पाटीदार समुदाय को भी साधने की कोशिश है। सुमित्रा वाल्मीकि के जरिए बीजेपी ने एससी समुदाय को अपने साथ लाने की कवायद की। एमपी में कुल मतदाताओं में करीब 16% मतदाता एससी समुदाय के। दोनों सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा गया ताकि महिला मतदाताओं को रिझाया जा सके। चलिए कह सकते हैं कांग्रेस लगातार जो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, इसका जवाब बीजेपी कुछ इस अंदाज में दे रही है, एक के बाद एक लगातार मैसेज देकर। अब बड़े नेताओं की बात करें, शीर्ष नेताओं की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी है। पीएम मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां जनता को गिनाई। तस्वीरें भोपाल में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन की हैं। सम्मेलन में बड़ी संख्या में आम लोग, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राही और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की नीति और नजरिए की जमकर तारीफ की। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया और उन्हें देश की तस्वीर बदलने वाला जन नेता कहा। भारत का मान, सम्मान और शान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। सम्मेलन में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त भी जारी की। और जो आपने देखा, इसी क्रम में जबलपुर में भी एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री सिंधिया शामिल हुए। उधर छत्तीसगढ़ में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचे, उन्होंने शिरकत की। अब जरा इन सम्मेलनों का उद्देश्य क्या है, इनकी अहमियत क्या है, जरा इसको भी आप डिकोड कर लें। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव हैं। इस सम्मेलन के जरिए केंद्र और राज्य सरकार नीतियों को आम जनता तक सीधे पहुंचाना चाहती है। किसान सम्मान निधि की किश्त को सम्मेलन में जारी करना एक बड़ी पॉलिसी, एक रणनीति है। केंद्र सरकार बताना चाहती है कि वो किसान हितैषी है और चाहती है कि इसका व्यापक प्रचार हो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बड़ी तादाद में किसान हैं। बीजेपी चाहती है कि किसान मतदाता वर्ग अगले विधानसभा चुनाव में उनका साथ दें। जो पिछली चूक हुई है, इनसे आगे आया जा सके। चलिए, बीजेपी की नजर एमपी छत्तीसगढ़ के अगले विधानसभा चुनाव पर साफ दिखता है, जिसकी तैयारी में वो अभी से जुट गए और इसका उदाहरण आज ये गरीब कल्याण सम्मेलन में दिखाई पड़ा है। अब बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं। मध्य प्रदेश में जून में निकाय और पंचायत चुनाव होने और इस वजह से सियासी सरगर्मियां प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तो इसके ठीक पहले, थोड़ी देर पहले, पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। पूर्व सीएम कमलनाथ आज के शिल्पी सम्मेलन में शामिल हुए। कमलनाथ ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने में माहिर है। ये सच्चाई बताइए कि बीजेपी माहिर है ध्यान मोड़ने में। के शिल्पी सम्मेलन में कमलनाथ का दर्द एक बार फिर छलका। उन्होंने अपनी सरकार गिरने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनकी सरकार सौदेबाजी की वजह से गिरी। कमलनाथ ने आज शिवराज सिंह चौहान के प्रधानमंत्री मोदी और गांधी की तुलना करने वाले बयान पर भी उनको घेरा। पर सरकार सौदेबाजी से गिरी। सौदा मैं भी कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर मैं सौदा करने को तैयार नहीं था। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बयान दिया था कि उन्हें मोदी जी में गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल दिखाई देते हैं। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक सम्मेलन को संबोधित किया, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भी एक सम्मेलन में शिरकत के लिए पहुंचे। निकाय पंचायत चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस बीजेपी दोनों फुल फॉर्म में है। अब मध्य प्रदेश में जो सम्मेलनों की एक होड़ है, इसे भी जरा आप डिकोड कर लें।
कांग्रेस बीजेपी दोनों ही किसी भी कीमत पर निकाय पंचायत चुनाव में जीत का परचम लहराना चाहती। निकाय पंचायत चुनाव को लेकर इस बार जितना सियासी तापमान है वैसा पहले कभी नहीं दिखा। बहुत सी इसकी वजह। इस बार सीएम और पूर्व सीएम सीधे सीधे मोर्चा संभाले हुए हैं और सबसे बड़ी वजह यह कि निकाय पंचायत चुनाव 2023 वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी है। चलिए, राजनीति में दरअसल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कोई नई बात नहीं है, होता रहता है और यह भी तय है कि आने वाले वक्त में ये दावे वायदे आरोप प्रत्यारोप ये सब चलता रहेगा। लेकिन बड़ी बात है कि जनता किन पर यकीन करती है, किन के वायदों पर विश्वास करती है। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि विपक्षी नेताओं समेत समाज सेवा से जुड़े कई लोगों के जीवन पर संकट है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने यह कहकर खलबली मचा दी कि विपक्ष के नेताओं की जान को खतरा है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया कि विपक्ष के कई नेता आतंकियों और गुंडे बदमाशों के टारगेट पर हैं। इसके साथ ही डॉक्टर गोविंद सिंह ने यह दावा भी किया कि प्रदेश के उन लोगों की जिंदगी खतरे में है जो समाज सेवा से जुड़े हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश के महत्वपूर्ण लोगों को सुरक्षा देने की मांग की। जिनके ऊपर आतंकवादी गुंडों का टारगेट में है, जिनके पूरी तरह से जीवन सुरक्षित जन कल्याण के लिए जरूरी है, उन लोगों को प्रदेश सरकार का जिम्मेदारी है, दायित्व है, उनको सुरक्षा दें। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्हें सुरक्षा देने का वायदा किया जिसमें एक तंज भी था। अच्छा, जैसी वो तो बताएं, मुझे तो लिखा नहीं है, पर जैसी बताएंगे वैसी हमारी जिम्मेदारी है। बताएं वो कौन सी चाहिए, हम दे देंगे उन्हें। कौन व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति का नाम बता दें, हम उसी व्यक्ति को कर देंगे। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का बयान काफी महत्वपूर्ण है जिसे प्रदेश सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। तो वैसे तो किसी भी देश प्रदेश के लिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का बयान अगर सामने आता है तो फिर इस पर सवाल तो उठेंगे। और ये वो समय है जब पंजाब में एक जो मशहूर गायक हैं सरेआम इनका कत्ल हो गया, एक गैंग वॉर इसमें सामने आई। पंजाब की सरकार, वहां की सुरक्षा, वहां की पुलिस पर सवाल उठे। चलिए जरा इस मुद्दे को डिकोड करें, समझने की कोशिश करें। यह बात सही है कि जनप्रतिनिधि और लोकप्रिय लोग अक्सर आतंकियों के, गैंगस्टर के, कई सारे लोगों के निशाने पर आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह कि डॉक्टर गोविंद सिंह के दावे का आधार क्या है। अगर वाकई उनको कोई धमकी मिली है या इस तरह की बात उनको पता चली है तो इसकी शिकायत उन्होंने क्यों नहीं की, या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट इसको माना जाए। यह बयान नेता प्रतिपक्ष का है तो जाहिर सी बात है पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को इसमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार को सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए ताकि कोई अनहोनी ना हो पाए। चलिए, वैसे अब जब खबरों की बात कर रहे हैं तो एक मुद्दा जो आप लगातार सुनते हैं, सुर्खियों में रहता है, वो राम जन्मभूमि मंदिर का। इसका निर्माण हो रहा है। कल से गर्भगृह के निर्माण का काम शुरू होगा जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कई सारी हस्तियां इसमें मौजूद रहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंदिर निर्माण के पहले चरण यानी चबूतरे का काम पूरा होने के बाद बुधवार से दूसरे चरण के तहत गर्भगृह के निर्माण का काम शुरू होगा। इस मौके पर गर्भगृह का पहला पत्थर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, महामंत्री चंपत राय समेत करीब 250 साधु संत, राजनीतिक हस्तियां और गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो ये मंदिर कितना अहम है ये सब जानते हैं। लाखों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है और सब चाहते हैं कि मंदिर बने, लेकिन जिस रफ्तार से मंदिर का निर्माण हो रहा है उसको देखकर लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव, उसके पहले इस मंदिर का निर्माण हो जाएगा। यह भी तय है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मंदिर निर्माण का पूरा क्रेडिट श्रेय बीजेपी लेगी। मोदी सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे हुए हैं। इसके प्रचार के लिए देश भर में केंद्रीय मंत्री निकले हुए हैं और इसी बीच कल गर्भगृह का निर्माण शुरू हो रहा है। क्या ये संयोग है? डिकोड करते हैं। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव और इसके पहले होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और ऐसे में राम मंदिर निर्माण बीजेपी को सियासी फायदा जरूर पहुंचाएगा, ऐसा कई राजनीतिक पंडित मानते हैं।
भले ही सुप्रीम कोर्ट के रास्ते इस मंदिर निर्माण की राह बनी हो, लेकिन इसके भूमि पूजन के आयोजन के बाद इसके निर्माण का श्रेय भी बीजेपी ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी थी और इसके बाद क्या इसका क्रेडिट बीजेपी पूरी तरह अपने खाते में कर पाएगी, ये अहम सवाल। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर का निर्माण एक ट्रम्प कार्ड की तरह, जिसका फायदा उसको मिलना तय है। खबर अब राजधानी रायपुर से है, जहां शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। इसकी वजह भी थी, विभाग पर परेशान करने के आरोप भी लगाए। क्यों, देखिए। ये तस्वीरें रायपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल की, जहां शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान भड़के अभ्यर्थियों ने खूब हंगामा किया। आवेदकों ने विभाग पर जानबूझकर अभ्यर्थियों को परेशान करने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्हें केंद्र पर न तो फॉर्म मिला, न फॉर्म जमा करने की व्यवस्था। घंटों परेशान होने के बाद आवेदकों को मजबूरन फोटोकॉपी सेंटर्स पर जाकर फॉर्म खरीदने पड़े। फॉर्म लेने से जमा करने तक आवेदकों को 2 से 3 लाइनों में खड़े रहना पड़ा। इस पर भी 5 से 6 घंटे में भी फॉर्म जमा नहीं हो पाए। फॉर्म नहीं मिल रहा था, ना कोई व्यवस्था थी। सवेरे से यहाँ भी जितना भी फोटोकॉपी शॉप है, इतनी भीड़ कि 1-2 रुपए की फोटोकॉपी का 12 से 14 रुपए लिया। इधर जिला शिक्षा अधिकारी का दावा है कि आवेदकों के लिए सभी जरूरी व्यवस्था की गई थी। कहीं भी बात नहीं है और कोई अव्यवस्था नहीं है। बता दें, आत्मानंद स्कूल में 1 दर्जन शिक्षकों समेत तकरीबन 22 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए 10,000 से ज्यादा आवेदक पहुंचे थे। अन्य जिलों में ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा है, लेकिन राजधानी में यह सुविधा नहीं दी गई। तो शिक्षक भर्ती के लिए उमड़ी बेरोजगार युवाओं की ये भीड़ प्रदेश में दरअसल रोजगार की स्थिति को बयान करती है, और इतनी जद्दोजहद के बाद भी आखिरकार अभ्यर्थियों का काम हो नहीं पाया, उनको कल फिर बुलाया। अब आपको इस खबर को डिकोड करके भी बताते हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि बिना व्यवस्था के भर्ती प्रक्रिया क्यों शुरू की गई? सरकार ने फॉर्म भरने आने वाले आवेदकों के लिए जो बुनियादी सुविधाएं जो बहुत जरूरी है, इसका इंतजाम क्यों नहीं किया? और वो भी एक ऐसी संस्था के लिए जो सबसे ज्यादा चर्चित है। बाकी के जिलों में ऑनलाइन व्यवस्था है, तो फिर राजधानी में होकर भी ऑनलाइन फॉर्म भरने की फैसिलिटी भला अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दी गई? इससे उनका भी काम आसान होता और चुनने में भी शायद थोड़ी दिक्कतें कम आती। चलिए, ये तो हाल है साहब बेरोजगार और बेरोजगारी का। प्रदेश के युवा अभ्यर्थियों के साथ प्रशासन के बर्ताव ने भी कई सवाल उठाए हैं। चंद पदों के लिए हजारों की भीड़ बताती है कि राज्य में लोगों को कितनी संख्या में जॉब चाहिए और उनको मिल कितने पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक और अहम खबर भी आपको बताते हैं। ये आम जनता की खबर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के गन्ना किसान भी इन दिनों बेहद परेशान है। मामला सूरजपुर के केरता के शक्कर कारखाने का लचर प्रबंधन की वजह से किसानों के सामने बड़ा गंभीर आर्थिक संकट है। सरगुजा संभाग के गन्ना किसान पिछले 6 महीनों से अपनी मेहनत की कमाई का इंतजार कर रहे हैं। संभाग के लगभग 3,000 किसानों को 6 महीने से उनके गन्ने का भुगतान नहीं किया गया और न ही उसका बोनस मिला। अगर आंकड़ों की बात करें तो 3,000 किसानों का लगभग 20 करोड़ रुपया शक्कर कारखाने को भुगतान करना है। मॉनसून आने वाला है, नई फसल की बुआई करनी होगी, किसानों को खाद बीज की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए किसानों को मजबूरी में कर्ज लेना होगा। परेशानी तो यही है कि अब गन्ना का कोई पैसा नहीं आ रहा है, ना पर साल का बोनस भी नहीं आया है, ना इन साल का तो नकदी भी नहीं आया है। गन्ना किसान बेहद परेशान है। वो कलेक्टर समेत दूसरे बड़े अफसरों से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं मिला। वहीं प्रशासन कहता है कि शक्कर कारखाना प्रबंधन से बात की जा रही है और जल्दी ही भुगतान हो जाएगा। अब ये दावा जमीन पर हकीकत में कब बदलेगा, इसके इंतजार में किसान भी हैं। तो ये तो सबको पता है, किसान और खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 20% है, 20% है। और इसके बाद भी किसानों की हालत इस तरह बद से बदतर। आखिर ऐसा क्यों है, डिकोड करते हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको आज भी अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। इसके अलावा फसल बेच देने के बाद वक्त पर भुगतान नहीं मिलता। सीमांत या छोटे किसान से लेकर बड़े जोत के किसान भी कर्ज के जाल में अक्सर फंसे रहते हैं। जमीनी हकीकत में सरकारी योजनाओं का फायदा किसानों तक नहीं पहुंचता और ये सबसे बड़ा दुख है किसानों का और साथ ही पूरी व्यवस्था का। चलिए, जिस तरह के हालात किसानों के हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का जो वायदा दावा किया,
इस पर विचार होना चाहिए। हकीकत में ऐसा जमीन पर क्यों नहीं हो पा रहा, यह सोचना चाहिए। और ऐसा तब होगा जब केंद्र राज्य मिल करके किसानों के हित में कोई ठोस कदम उठाएंगे, तब ये जाकर हो पाएगा। बात अब जब विरोध की, प्रदर्शन की, अपने हक की, अपने अधिकार की बात की है तो छत्तीसगढ़ के एक अहम शहर राजनांदगांव का रुख हम करते हैं, जहां सैकड़ों परिवार इस बात को लेकर प्रदर्शन करते दिखे कि उन्हें आवास योजना के तहत जो मकान मिले उसमें नहीं रहना, उन्हें झुग्गियों में रहना। ये लोग राजनांदगांव के अलग अलग इलाकों के हैं, बस इनमें एक बात कॉमन है और वो ये कि ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। सरकारी जमीन पर बनी झुग्गियों में इन लोगों ने अपना पूरा जीवन बिता दिया। ये वो लोग हैं जिन्हें सरकारी योजना के तहत मिले मकानों में नहीं जाना है। झुग्गियों के रहवासी कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और यहाँ ज्ञापन सौंपकर पट्टा देने की मांग की। हमको यही रहना है, हमको स्थायी पट्टा दिया जाए, नहीं देते पट्टा तो हम ऐसे ही रहने के लिए तैयार। आपको बता दें कि नगर निगम झुग्गी झोपड़ी की बस्तियों में पोस्टर चस्पा कर झुग्गियों को खाली करने का फरमान जारी कर चुका है और ऐसा नहीं करने पर किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं देने की चेतावनी दी है। इसी बात का झुग्गी निवासी विरोध कर रहे हैं और इस पर उन्हें बीजेपी का समर्थन भी मिल रहा है। अनेक बस्तियों में इन लोगों ने ये बोर्ड लगा दिया है कि 15 अगस्त तक के आप हट जाइए, नहीं तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस लड़ाई को हम बहुत बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे। चलिए, ये खबर देखकर आपको जरूर थोड़ी सी हैरत हुई होगी, बड़ा अजीब लगा होगा कि किसी को तो मकान नहीं मिलता, छत नहीं मिलता। जब अच्छा खासा मकान मिल रहा है साहब, तो भी राजनांदगांव के सैकड़ों परिवार उसमें जाना, उसमें रहना क्यों नहीं चाहते, वो आखिर झुग्गी में क्यों रहना चाहते हैं। चलिए इस मानसिकता को डिकोड करते हैं। दरअसल शहरों में जो आबाद झुग्गी बस्तियां हैं वो प्राइम लोकेशंस पर होती हैं, जिसकी जमीन की कीमत काफी अच्छी खासी होती है। झुग्गी वासियों को बड़ी आसानी से अपनी झुग्गियों के आसपास रोजगार मिलता है या रोजगार जहां है उसके आसपास वो झुग्गियां बनाते हैं। इसके साथ दूसरी जगहों पर आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की फैसिलिटी उनके पास होती है, कन्वेंस होता है। सालों से रहने वाले लोगों का अपनी झुग्गियों और उसके क्षेत्र से एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है, ये बात भी सबको पता है। लेकिन यहां पर यह एक फैक्ट भी सामने आता है कि आवास योजना के तहत जो मकान दिए जाते हैं वो आउटर में होते हैं, जिसकी वजह से झुग्गीवासी अपना आशियाना, अपना कारोबार छोड़कर दूर जाना नहीं चाहते। तो ऐसे में क्या इन तमाम बातों पर विचार नहीं होना चाहिए, ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि क्या इस समस्या का कोई हल है, क्योंकि ये एक जगह विरोध हुआ है लेकिन ऐसा कई बार कई जगहों पर दिखाई पड़ता है। तो आज न्यूज डिकोड में फिलहाल इतना ही। कल ठीक 8:55 पर जुड़िएगा मेरे साथ, फिर से करेंगे दिन की बड़ी अहम खबरों को डिकोड। नमस्कार, गुड नाइट।